नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के एक बहुत ही खास उपन्यास पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा उपन्यास जिसने कह सकते हैं वक्त के साथ अपनी चमक बिल्कुल नहीं खोई। मुंशी प्रेमचंद का गबन। गबन बिल्कुल। हमारे पास इस उपन्यास का एक काफी अच्छा विश्लेषण है जो इसके नैतिक पहलुओं और इसके संदेशों पर अच्छी रोशनी डालता है। हाँ, तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस विश्लेषण के जरिए गबन की कुछ परतें खोलें और ये समझें कि भाई लगभग एक सदी पहले 1931 में लिखी गई है कहानी आज भी हमारे लिए इतनी अहम क्यों है। सही बात है। ये सवाल तो उठता ही है। और देखिए, प्रेमचंद का नाम जब भी आता है तो जहन में एक ऐसे लेखक की तस्वीर आती है जिन्होंने हमेशा आम आदमी की बात की, समाज की जो सच्चाइयां थीं उन्हें बिना किसी लाग लपेट के सामने रखा। बिल्कुल, उनकी यही खासियत थी, यथार्थवाद। एक तरह से ये जो भौतिक इच्छाएं होती हैं, खासकर गहनों की चाहत और इंसान के अपने नैतिक मूल्यों के बीच का टकराव। हाँ, ये द्वंद्व। हाँ, और ये उस दिखावे की संस्कृति पर भी एक टिप्पणी है, जहां समाज में इज्जत बनाए रखने का दबाव इंसान को कहां से कहां ले जा सकता है। सही, ये दिखावे का प्रेशर। कहानी का जो मुख्य पात्र है वो है रामनाथ, एक बहुत ही साधारण सरकारी दफ्तर का क्लर्क, बिल्कुल आम मध्यम वर्गीय इंसान जैसा। हाँ, कोई बड़ा अफसर नहीं, बिल्कुल आम। और उसकी पत्नी है चालपा, खूबसूरत है लेकिन गहनों की जबरदस्त शौकीन। और उसके लिए गहने सिर्फ सजने संवरने की चीज नहीं है। हाँ, ये समझना जरूरी है। जालपा के लिए वो आभूषण, वो गहने कहीं ना कहीं उसकी अपनी नजर में उसकी इज्जत, समाज में उसके रुतबे का कह सकते हैं प्रतीक बन जाते हैं। अच्छा। हाँ, उसकी ये चाहत सिर्फ भारी नहीं रहती, वो उसके स्वाभिमान से जुड़ जाती है एक तरह से। बिल्कुल। और यहीं से मुझे लगता है रामनाथ की असली मुश्किल शुरू होती है। वो अपनी पत्नी से प्रेम तो करता है, उसकी इच्छा पूरी करना चाहता है। जाहिर है। दूसरी तरफ समाज में एक रुतबा, एक स्टेटस बनाए रखने का दबाव भी है और अपनी सीमित तनख्वाह में वो इन उम्मीदों का बोझ उठा नहीं पाता। यही फंस जाता है वो। नतीजा क्या होता है? वो धीरे धीरे कह सकते हैं बेईमानी के रास्ते पर फिसलने लगता है। शुरुआत शायद छोटी मोटी हेराफेरी से होती होगी, लेकिन ये रास्ता उसे आखिरकार सरकारी खजाने में गबन यानी सरकारी पैसों के खपले तक ले जाता है। यहाँ एक दिलचस्प पहलू ये है, जैसा कि विश्लेषण में भी आता है, कि रामनाथ का चरित्र ना वो शुरू से कोई विलन टाइप नहीं दिखाया गया है। अच्छा। हाँ, वो संवेदनशील है, उसमें अपनी पत्नी के लिए प्यार है, पर हाँ, साथ ही उसमें आगे बढ़ने की, समाज में थोड़ा ऊंचा दिखने की महत्वाकांक्षा भी है। वो परिस्थितियों का शिकार ज्यादा लगता है, बजाय इसके कि वो पैदाइशी बेईमान हो। उसके अंदर लगातार एक जबरदस्त कश्मकश चलती रहती है। एक तरफ है पत्नी का प्रेम और उसकी ख्वाहिशें पूरी करने की जिद, दूसरी तरफ है उसका अपना ज़मीर, उसकी नैतिकता, जो उसे बार बार टोकती है, रोकती है। अंदर ही अंदर लड़ाई चल रही है। बिल्कुल। एक विश्लेषण में बहुत खूब कहा गया है कि रामनाथ का मन उसे सही रास्ता दिखाता तो है, पर पत्नी की इच्छाएं और समाज के दिखावे का दबाव मिलकर उसे गलत राह पर ढकेली देते हैं। हाँ, ये तो होता है, दबाव बहुत होता है। उसका चरित्र एक तरह से उस हर आम इंसान का आईना बन जाता है जिसके पास साधन सीमित है लेकिन ख्वाहिशें आसमान छूने की हैं, और इसी कश्मकश में वो फंसता चला जाता है। और उसके अंदर लगातार एक अपराध बोध, एक गिल्ट, एक आत्मग्लानि पलती रहती है। पकड़े जाने का डर उसे हर वक्त सताता है। ये जो अंदरूनी द्वंद्व है ना, यही उसके किरदार को इतना रियल और मानवीय बनाता है। हाँ, वो फंसा हुआ महसूस करता है, बिल्कुल जैसे दो पाटों के बीच पिस रहा हो। एक तरफ पत्नी की ख्वाहिशें, दूसरी तरफ अपनी ज़मीर की आवाज़। लेकिन कहानी सिर्फ रामनाथ की तो नहीं है। जालपा का किरदार कैसे बदलता है ये देखना भी उतना ही दिलचस्प है। शुरुआत में तो उसकी दुनिया, जैसा आपने कहा, गहनों के इर्द गिर्द ही सिमटी हुई है। सही कहा। शुरुआत में जालपा काफी हद तक कह सकते हैं भौतिकवादी सोच रखती है, मटीरियलिस्टिक। गहने उसके लिए सुंदरता से ज्यादा सामाजिक प्रतिष्ठा का पैमाना है, स्टेटस सिंबल है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब उसे अपने पति के गबन की हकीकत पता चलती है। ये उसके लिए एक बहुत बड़ा शौक होता है, एक तरह से उसकी पूरी दुनिया हिल जाती है। और यहीं से उसके अंदर का सफर शुरू होता है ना, उसका ट्रांसफॉर्मेशन। बिल्कुल, ये उसके चरित्र का टर्निंग पॉइंट है, जिसे हम आत्मबोध या सेल्फ रियलाइजेशन कह सकते हैं। उसे ये कड़वी सच्चाई चुभती है कि इस सारी तबाही के पीछे कहीं ना कहीं, अनजाने में ही सही, उसकी अपनी गहनों की कभी ना खत्म होने वाली चाहत भी जिम्मेदार है। अच्छा, ये एहसास उसे होता है। हाँ, ये एहसास उसे अंदर तक झंझोर देता है। पर खास बात यह है कि ये बदलाव सिर्फ बाहरी दिखावे का नहीं है।
ऐसा नहीं कि वो सिर्फ चीजों को छोड़ देती है, नहीं। तो फिर? उसकी सोच, उसके मूल्य अंदर से बदलते हैं। उसका अंतर्मन जागृत होता है। उसे समझ आता है कि जीवन में असली चीजें क्या हैं, सच्ची खुशी किसमें है। गहनों की चमक फीकी पड़ जाती है उसके आगे। और वो करती क्या है फिर? और इससे भी महत्वपूर्ण, वो सिर्फ बैठ के पछताती नहीं रहती, वो एक्टिव होती है। वो रामनाथ को हिम्मत देती है, उसे प्रेरित करती है कि वो सच्चाई का सामना करें, अपनी गलती माने और सही रास्ते पर वापस लौटे। अरे वाह! हाँ, ये उसके चरित्र का कमाल का विकास है। कैसे वो भौतिक चमक दमक के मोह से निकलकर सच्ची आत्मिक शांति और संतोष की तलाश में आगे बढ़ती है। ये तो रामनाथ और जालपा की बात हुई, लेकिन प्रेमचंद की खूबी ये भी है कि उनके उपन्यास में जो साइड कैरेक्टर्स होते हैं वो भी कहानी को और समाज को समझने में काफी मदद करते हैं। बिल्कुल, वो सिर्फ भीड़ नहीं होते। बिल्कुल। जैसे एक पात्र है मधुसूदन, जो रामनाथ का दोस्त है। वो बड़ा दुनियादार, प्रैक्टिकल किस्म का है, लेकिन उसमें स्वार्थ भी है। वही रामनाथ को कई बार गलत सलाह देता है, उसे उकसाता है। ये दिखाता है कि कैसे दोस्ती के रिश्ते में भी कभी-कभी स्वार्थ छिपा हो सकता है, या फिर गलत संगत इंसान को भटका सकती है। हाँ, बुरी संगत का असर। और दूसरी तरफ भैरव प्रसाद जैसे पात्र भी हैं। हाँ, ये लोग नैतिकता और आदर्शों का प्रतीक है। भैरव प्रसाद लगातार रामनाथ को समझाने की कोशिश करते हैं, उसे सही रास्ता दिखाने का प्रयास करते हैं, उसे आने वाले खतरे से आगाह भी करते हैं। अच्छा, मतलब एक तरह से बैलेंस है, बुरे सलाहकार भी, अच्छे भी। हाँ, बिल्कुल। तो ये सारे किरदार मिलकर उस समय के समाज की एक पूरी तस्वीर बना देते हैं। और यही प्रेमचंद की महानता है। वो इन किरदारों और उनकी जिंदगियों के जरिए उस समय के समाज की सच्चाइयों को, उसके यथार्थ को बहुत बारीकी से पकड़ते हैं। ये सिर्फ घटनाओं का ब्यौरा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस उपन्यास की एक और बड़ी शक्ति है इसकी मनोवैज्ञानिक गहराई, साइकोलॉजिकल डेप्थ। आप किरदारों के मन के अंदर झांक सकते हैं। हाँ, ये तो है। उनके अंदर चल रहे संघर्ष, उनके डर, उनकी उम्मीदें, उनके बदलते हुए विचार और भावनाएं, सब कुछ बहुत जीवंत लगता है। जैसे रामनाथ का वो अपराध बोध और डर, जालपा का पछतावा और फिर आत्म सुधार, ये सब पाठक को सीधे महसूस होता है, कनेक्ट कर पाता है पाठक। बिल्कुल। ये उपन्यास बहुत साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे समाज की बनाई हुई झूठी उम्मीदें, उसकी बनावटी अपेक्षाएं और खासकर ये जो दिखावे का एक लगातार दबाव रहता है ना, वो एक सीधे साधे भले इंसान को भी गलत रास्ते पर जाने के लिए मजबूर कर सकता है। ये बात तो सोचने वाली है, लेकिन फिर सवाल वही आता है, ये कहानी लगभग 100 साल पुरानी है। 1930 का दशक, उस वक्त की सामाजिक मान्यताएं, उस वक्त की दुनिया, क्या वो बातें आज के इस दौर में भी उतनी ही सच हैं? क्या ये उपन्यास आज भी प्रासंगिक है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। और अगर हम गौर से देखें तो बाहरी चीजें भले ही बदल गई हों, लेकिन इंसान की फितरत और समाज की कुछ प्रवृत्तियां शायद उतनी नहीं बदली। कैसे? जरा इस तुलना को खोलते हैं। उस जमाने में शायद महंगे गहने और जेवर समाज में रुतबे और इज्जत की निशानी माने जाते थे। हाँ, बिल्कुल, जैसे जालपा के लिए थे। हाँ। और आज शायद वही जगह महंगी कारों ने, बड़े ब्रांड के कपड़ों, जूतों ने, आलीशान घरों और विदेशी छुट्टियों ने ले ली है। स्टेटस सिंबल बदल गए। हाँ, चीजें बदल गईं, लेकिन स्टेटस सिंबल की चाहत, वो दिखाने की इच्छा, वो वैसी ही है। उस वक्त भी समाज में दिखावा था, अपनी हैसियत से बढ़कर दिखाने की कोशिश थी। और आज तो सोशल मीडिया का जमाना है। इसने जैसे दिखावे को एक नया मंच दे दिया है, उसे और कई गुना बढ़ा दिया है, नहीं? हाँ, बिल्कुल। हर कोई अपनी परफेक्ट लाइफ दिखा रहा है। बिल्कुल। लोग अपनी जिंदगी का हर पल, हर खुशी और कभी-कभी बनावटी खुशी भी दुनिया को दिखाने में लगे हैं। दबाव शायद पहले से कहीं ज्यादा है। और भ्रष्टाचार की बात करें तो उपन्यास में हम देखते हैं कि कैसे रामनाथ जैसे लोग छोटे स्तर पर ही सही बेईमानी की तरफ बढ़ रहे थे। हाँ, और आज के दौर में देखें तो भ्रष्टाचार के रूप शायद और ज्यादा जटिल और व्यापक हो गए हैं। ये एक बड़ी सामाजिक समस्या के तौर पर मौजूद है, अलग-अलग लेवल पर। सही कहा। एक और पहलू है प्रतिष्ठा का। शायद उस समय में किसी व्यक्ति या परिवार की इज्जत उसके कर्मों, उसके चरित्र, उसकी ईमानदारी से ज्यादा जुड़ी होती थी। हाँ, मतलब कैरेक्टर मायने रखता था, जबकि आज ऐसा लगता है कि ज्यादा जोर व्यक्तिगत सफलता पर है और सफलता को अक्सर पैसे और भौतिक कामयाबी से ही मापा जाता है। चरित्र या नैतिकता कई बार पीछे छूट जाती है। हाँ, ये बात तो है।
तो लगता है कि लिबास बदल गया है, मंच बदल गया है, लेकिन कहानी की आत्मा, वो कोर इशू, वो वही है। हाँ, मतलब दिखावे की अंधी दौड़, भौतिक चीजों के पीछे भागना और उसके संभावित खतरनाक नतीजे, ये मुद्दे तो आज भी उतने ही ताजा और महत्वपूर्ण लगते हैं। बिल्कुल सही। और इसीलिए गबन सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं रह जाती। अगर हम इसे थोड़ा और ऊंचे नजरिए से देखें तो ये हमें जिंदगी के बारे में कुछ बहुत गहरे नैतिक सबक सिखाती है। क्या है वो सबक? पहला और सबसे साफ सबक तो यही है कि सिर्फ दिखावे के लिए जीना या भौतिक चीजों को ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य मान लेना अंत में दुख और पछतावे की तरफ ही ले जाता है। ये कभी ना खत्म होने वाली खोखली दौड़ है। दूसरा महत्वपूर्ण सबक जुड़ा है सच्ची खुशी से। उपन्यास हमें बताता है कि असली सुख और मन की शांति बाहरी चमक दमक या ढेर सारे धन दौलत में नहीं है, बल्कि सादगी अपनाने और जो हमारे पास है उसमें संतोष पाने में है। जरूरतें और इच्छाओं में फर्क समझना। बिल्कुल, जरूरतें पूरी करना जरूरी है, पर इच्छाओं को बेलगाम छोड़ देना खतरनाक हो सकता है। और तीसरा, ये कहानी पति पत्नी के रिश्ते की अहमियत और उसकी जटिलताओं को भी उजागर करती है। रामनाथ और जालपा के बीच शुरुआत में कम्युनिकेशन गैप था। एक दूसरे की असलियत और मजबूरियों को न समझ पाना उनकी समस्याओं को और बढ़ा देता है। हाँ, बात करते तो शायद बच जाते। शायद। तो एक मजबूत रिश्ते के लिए खुलापन, ईमानदारी और आपसी समझ कितनी जरूरी है, ये बात उभर कर आती है। और कोई सबक? और आखिर में ये समाज के लिए भी एक आईना है। समाज को भी सोचने की जरूरत है कि क्या वो लोगों पर सफलता और प्रतिष्ठा का इतना ज्यादा अनावश्यक दबाव तो नहीं डाल रहा कि लोग सही गलत का फर्क भूलकर शॉर्टकट अपनाने या दिखावे की जिंदगी जीने पर मजबूर हो जाएं। समाज की भी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। तो कुल मिला के देखें तो गबन सिर्फ पैसों की हेराफेरी की एक कहानी नहीं है। ये कहानी है मानवीय कमजोरियों की, लालच और महत्वाकांक्षा की, सामाजिक दबावों की और अंततः आत्म सुधार और सही मूल्यों की तलाश की। बहुत अच्छे से कहा आपने। ये प्रेमचंद की उस बेमिसाल कहानी कहने की कला का सबूत है कि कैसे वो एक साधारण सी लगने वाली कहानी के ताने बाने में समाज की नब्ज पकड़ लेते हैं और किरदारों के मन की इतनी गहरी परतों को हमारे सामने खोलकर रख देते हैं कि हम उनसे जुड़ जाते हैं। सही कहा। ये वाकई एक ऐसी रचना है जो समय के पार जाती है, एक कालजयी कृति, टाइमलेस। रामनाथ और जालपा की कहानी आज भी हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है, बहुत कुछ सिखाती है। जैसा कि उस विश्लेषण के अंत में भी कहा गया है, और ये बात गांठ बांधने लायक है। क्या? सच्ची प्रतिष्ठा बाहरी आभूषणों और धन दौलत में नहीं, बल्कि इंसान की नैतिकता, उसकी सादगी और आपसी रिश्तों में विश्वास और ईमानदारी में निहित है। बहुत खूब। ये उपन्यास सिर्फ उस बीते हुए वक्त का दस्तावेज भर नहीं है, बल्कि ये आज के हमारे समाज के लिए भी एक दर्पण की तरह है, और शायद कहीं ना कहीं सही दिशा में बढ़ने की एक प्रेरणा भी। और इसी नोट पर हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर वो विचार कर सकते हैं। आज का ये दौर, जहां सोशल मीडिया का प्रभाव इतना गहरा है, जहां बाहरी दिखावा और भौतिक सफलता पर इतना जोर है, ऐसे में कोई व्यक्ति अपनी अंदरूनी शांति, अपने नैतिक मूल्यों और सामाजिक अपेक्षाओं के बीच संतुलन कैसे बनाए रख सकता है? क्या समाज की उम्मीदें हमेशा हमें भटकाती ही हैं, या कभी-कभी वे हमें कुछ बेहतर करने के लिए प्रेरित भी कर सकती हैं? सोचने वाली बात है।